आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले प्रश्न जो बहुलक से रिलेटेड हैं। तो बहुलक क्या है, इसे कैसे समझा जाएगा, इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको सॉल्व करेंगे। बने रहिए आज वीडियो में और आप लोग पूरा ध्यान से वीडियो को पूरा वॉच करिए। सारे कॉन्सेप्ट वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आता है बहुलक। देखिए, बहुलक और एकलक दोनों एक काफी सन्निकट शब्द हैं। बहुलक और एकलक, बहुलक को पॉलीमर्स कहते हैं और एकलक को मोनोमर्स कहते हैं। मोनो मतलब होता है एक और पॉली मतलब होता है बहुत। तो एकलक और बहुलक दोनों सवाल आता है कि किसे कहते हैं। तो बहुलक क्या है, तो तमाम छोटे छोटे या कम द्रव्यमान वाले अणुओं के मिलने से एक भारी और एक बड़े द्रव्यमान वाले अणु का जो निर्माण होता है उसे हम बहुलक कहते हैं। और एकलक क्या होता है, जिस छोटे छोटे कणों से या छोटे छोटे अणुओं से जिस बहुलक का निर्माण होता है उसकी जो प्राइमरी यूनिट होती है यानी उसकी प्राथमिक इकाई जो होती है वह एकलक कहलाती है। तो अब इसको जब हम लैंग्वेज डाल रहे होंगे तो ये बात को ध्यान रखना है कि बहुलक क्या है। तो बहुलक लिखेंगे कि निम्न द्रव्यमान वाले छोटे छोटे अणुओं के मिलने से जिस बड़े और भारी द्रव्यमान वाले अणु का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। इसमें भाग लेने वाले छोटे छोटे अणु एकलक कहलाते हैं और यह एकलक एक ही प्रकार के हो सकते हैं या विभिन्न प्रकार के भी हो सकते हैं। ये बातें आपको कंप्लीट हो गई है। कितने मतलब बहुलक के बारे में मैंने बताया, फिर से एक बार ध्यान दीजिए कि बहुलक क्या है कि एक ही प्रकार के छोटे अणु या भिन्न भिन्न प्रकार के छोटे अणुओं के मिलने से एक बड़े और भारी अणु का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। और जिन छोटे छोटे अणु से उस बहुलक का निर्माण होता है उन छोटे छोटे अणुओं को हम क्या कहते हैं, एकलक कहते हैं। तो चलेंगे हम लोग नेक्स्ट। दोनों क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है, बहुलक और एकलक। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें सवाल हमने 4 सवाल यहाँ पे लिखा है बहुलक के वर्गीकरण से रिलेटेड और काफ़ी अच्छे से हमने इसमें काफ़ी सारे सवालों को इंक्लूड किया है। आप देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से ये समझ में आएगा कि यहाँ पे हमने क्या किया कि उपलब्धता के स्रोत के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण करें। मतलब उपलब्धता के आधार पर जो बहुलकों का प्रकार है उसको हमने यहाँ पे लिखा है। तो उपलब्धता के आधार पर बहुलक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक बहुलक, अर्ध संश्लिष्ट बहुलक और संश्लिष्ट बहुलक। प्राकृतिक बहुलक, अर्ध संश्लिष्ट बहुलक और संश्लिष्ट बहुलक। उसके बाद हमने अगला क्वेश्चन दिया कि संरचना पर आधारित बहुलकों के प्रकार बताएं। तो इसके संरचना के आधार पर जो होते हैं बहुलकों के 3 प्रकार बताए गए हैं। एक बताया गया है रैखिक बहुलक, दूसरा बताया गया है शाखी श्रृंखला बहुलक और तीसरा बताया गया है तिर्यक बंधित बहुलक। उसके बाद जो 5वां नंबर सवाल है, बहुलीकरण के आधार पर बहुलकों के प्रकार बताए गए हैं। तो बहुलीकरण के आधार पर बहुलकों के 4 प्रकार इसमें भी बताए गए हैं। एक समूह है समबहुलक और सहबहुलक का और दूसरा समूह है संकलन बहुलक और संघनन बहुलक का। इसको बारी बारी से मैं डिस्क्राइब करूंगा। और 6ठा नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अंतः आणविक बलों पर आधारित बहुलकों के प्रकार को बताएं। तो अंतः आणविक बलों के आधार पर यानी अंतराणविक बल के आधार पर बहुलकों को 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। प्रत्यास्थ बहुलक, रेसे बहुलक, ताप सुघट्य बहुलक और ताप दृढ़ बहुलक। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उपलब्धता के स्रोत के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण करें। तो इसका राइट आंसर अगर जो 2 नंबर में हम लिख रहे हैं तो इसको तीनों प्रकार को लिखकर और तीनों को हम डिफाइन करेंगे। तो तीनों को डिफाइन कैसे करेंगे, जैसे आप देखेंगे। पहला नंबर प्राकृतिक बहुलक, यहाँ पे आइए, उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक बहुलक फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो प्राकृतिक बहुलक क्या है, वैसे बहुलक जिनका स्रोत प्राकृतिक हो यानी प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होने वाले बहुलकों को प्राकृतिक बहुलक कहा जाता है। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है, प्राकृतिक से हमें प्राप्त होते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक बहुलक कहलाएंगे। यानी इसको डिफाइन करना है, फिर से एक बार सुन लेंगे कि प्राकृतिक बहुलक क्या है, वैसे बहुलक जिनका निर्माण छोटे छोटे अणुओं से जो होता है और छोटे छोटे अणु कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वह उनका जो
स्रोत होता है वो प्रकृति होता है। तो प्रकृति के द्वारा जिन बहुलकों का निर्माण होता है, प्रकृति के द्वारा या नेचुरल मेथड्स के द्वारा, उसे मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इस प्रकार से बने जो बहुलक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। तो आप इसको जब डिफाइन करेंगे तो अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे कि वैसे बहुलक जिनका निर्माण प्राकृतिक तौर तरीकों से या प्रकृति की द्वारा या प्राकृतिक ने ही उसे बनाया होता है, वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। तो उसको हम शॉर्ट में डिफाइन करें तो लिख देंगे कि प्राकृतिक बहुलक वैसे बहुलक को कहते हैं जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है। अब आता है दूसरा नंबर, अर्ध संश्लिष्ट बहुलक क्या है, यानी अर्ध संश्लिष्ट बहुलक क्या है। तो ये भी बहुत ही आसान है, इसको हम बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं कि प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त जो बहुलक होते हैं, जब उसमें रासायनिक चीज़ों को मिलाया जाता है, जब उसमें रासायनिक चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है और जब उसका मॉडिफिकेशन होता है, यानी प्राकृतिक बहुलक को जब हम रासायनिक पदार्थों को मिलाकर क्या करते हैं? चेंज करते हैं, उसमें हल्का चेंज करते हैं या परिवर्तन लाते हैं और उससे बने जो बहुलक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अर्ध संश्लिष्ट बहुलक कहलाते हैं। और यहाँ पे संश्लिष्ट बहुलक को कृत्रिम बहुलक भी कहा जाता है, कहीं कहीं किताबों में लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कृत्रिम बहुलक या संश्लिष्ट बहुलक या सिंथेटिक्स पॉलीमर्स। अब यहाँ पे आइए, तो संश्लिष्ट बहुलक या कृत्रिम बहुलक वैसे बहुलक कहते हैं जिसे कृत्रिम तरीकों से तैयार किया जाता है, यानी मानव के द्वारा उसे तैयार किया जाता है, रेडी किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है कि कृत्रिम बहुलक कहलाते हैं। और प्राकृतिक बहुलक, संश्लिष्ट बहुलक और कृत्रिम बहुलक, तीनों को आप समझ चुके हैं। प्राकृतिक बहुलक जिसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, कोई भी केमिकल यूज नहीं होता है, बल्कि उसका निर्माण सिर्फ प्रकृति के द्वारा होता है, तो प्राकृतिक बहुलक हो जाता है। और संश्लिष्ट जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त तो होते हैं, लेकिन उसमें रासायनिक चीज़ों का समावेश होता है और उसके द्वारा उसे रूपांतरित किया जाता है, उसमें चेंजिंग लाई जाती है और उससे बने जो बहुलक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अर्ध संश्लिष्ट बहुलक कहलाते हैं। और अगला सवाल है कि संश्लिष्ट बहुलक क्या है, यानी कृत्रिम बहुलक क्या है। तो वैसे बहुलक जिसे कृत्रिम तरीके से तैयार किया जाता है, जिसे कृत्रिम तरीके से तैयार किया जाता है, यानी मानव के हस्तक्षेप के द्वारा उसको बनाया जाता है, मानव उसमें पूर्ण रूप से अपनी भागीदारी निभाता है और उस बहुलक को तैयार करता है, तो क्या कहलाता है? कृत्रिम बहुलक कहलाता है। तो मुझे लग रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, मैंने कहा कि इस चैप्टर में मैं जो क्वेश्चन दिया हूं, एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। एक बात फिर से ध्यान दीजिए, जैसे हमने इसमें बताया कि उपलब्धता के स्रोत के आधार पर बहुलकों के प्रकार, लेकिन यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि प्राकृतिक बहुलक क्या है, तो इसी क्वेश्चन में हमने उसको आंसर दिया। क्वेश्चन आ सकता है कि असंश्लिष्ट बहुलक क्या है, तो इसी क्वेश्चन में हमने आंसर दिया। कृत्रिम बहुलक क्या है, तो इसी में हमने आंसर दिया। यानी इसमें 6 क्वेश्चन तो लिखे गए हैं, लेकिन अगर जो पूरे क्वेश्चनों की संख्या अगर हम लोग देखें तो 20 के आसपास हैं, यानी 20 क्वेश्चंस को हम लोग इसमें सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुलक का ये क्या है? मेरुदंड है ये सारे क्वेश्चन। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो बहुलक का समझिए कि पूरा पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। आगे आते हैं कि संरचना पर आधारित बहुलकों के प्रकार बतावें। संरचना के आधार पर बहुलकों के प्रकार बतावें। तो सबसे पहला बहुलक का प्रकार होगा रैखिक बहुलक, दूसरा होगा शाखित श्रृंखला बहुलक और तीसरा होगा तिर्यक बंधित बहुलक। तो तीनों को आप लोग समझेंगे। रैखिक बहुलक, रैखिक मतलब होता है लीनियर, इंग्लिश में उसे लीनियर कहते हैं। रैखिक मतलब होता है एक रेख में, एक रेख में। तो बहुलकों में भाग लेने वाले जो एकलक हैं यानी मोनोमर्स हैं, अगर जो एक रेख में होते हैं, एक लाइन से सजे होते हैं, और इस प्रकार से जो बहुलक का निर्माण होता है, यानी उसमें एकलकों की जो संरचना होती है एक रेख में होती है। क्योंकि हम संरचना के आधार पर पढ़ रहे हैं, इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि संरचना को उसमें डिफाइन करना है, संरचना को लेकर उसको डिस्क्राइब करना है। तो संरचना के आधार पर जब हम देख रहे हैं तो क्या पा रहे हैं कि संरचना के आधार पर वो एक रेख में होता है, तो इसलिए उसे क्या बोला गया है? रैखिक बहुलक। और दूसरा है शाखित श्रृंखला बहुलक। तो शाखित श्रृंखला बहुलक वैसे बहुलक कहते हैं जिसमें एकलक एक रेख में और रेख के साथ साथ उससे कुछ शाखाएं एकलकों की निकली हुई रहती है, तो इसे क्या कहते हैं? शाखित श्रृंखला बहुलक। मतलब एकलक एक श्रृंखला में होते हैं और साथ ही साथ उनकी शाखाएं मतलब ब्रांचेज निकली हुई रहती हैं एकलकों की, और इस प्रकार से जिस बहुलक का निर्माण होता है संरचना के आधार पर, वो क्या कहलाता है?
शाखित श्रृंखला बहुलक। अगला पॉइंट आता है तीसरा नंबर कि तिर्यक बंधित बहुलक क्या है। तो तिर्यक बंधित बहुलक वैसे बहुलक को कहते हैं जिसमें, या इसे जालक्रम बहुलक भी कहा जाता है, जिसमें जो एकलक होते हैं इसमें द्विआबंधन द्विआबंधन मतलब उसमें इस तरीके से सजे होते हैं क्योंकि वो एक जाल का निर्माण कर देते हैं। तो द्विक्रियात्मक और त्रिक्रियात्मक दोनों तरह के एकलकों का उसमें समावेश होता है। तो तिर्यक बंधित बहुलक वैसे बहुलक को कहते हैं जिसमें एकलक एक जाल के रूप में व्यवस्थित होते हैं, सजे हुए रहते हैं, और त्रिक्रियात्मक और द्विक्रियात्मक बहुलकों के समावेश से बने बहुलक को तिर्यक बंधित बहुलक कहा जाता है। जब भी कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है तो वीडियो को पीछे कर लीजिएगा और फिर से एक बार सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आगे आते हैं कि बहुलीकरण के आधार पर बहुलकों के प्रकार को बतावें। बहुलीकरण के आधार पर बहुलकों के प्रकार को बताएं। तो बहुलीकरण तो समझ ही रहे हैं, बहुलक बनने की प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाती है। मैं इसको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफाइन करूंगा, लेकिन बहुलीकरण के आधार पर बहुलकों के जो प्रकार हैं वो आपको 4 बताए गए हैं। 2 ग्रुप में है, एक सम बहुलक और सहबहुलक का ग्रुप है, और दूसरा है संकलन बहुलक और संघनन बहुलक है। इसको बड़ा ध्यान से समझना है क्योंकि मैं अभी आपको बताया कि ये सारे टॉपिक एक एक क्वेश्चन का निर्माण कर रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन का निर्माण कर रहे हैं। तो सम बहुलक क्या है? सम बहुलक वैसे बहुलक कहते हैं जिसमें एक ही समान, सम मतलब होता है समान, तो सम, और सह मतलब होता है साथ साथ, सह मतलब क्या होता है साथ साथ। तो सम मतलब क्या हो रहा है कि एक ही प्रकार के एकलकों से बने बहुलक को सम बहुलक कहेंगे, और एक या एक से अधिक प्रकार के एकलकों से बने बहुलक को सह बहुलक कहेंगे। सह मतलब साथ साथ, मतलब दोनों अलग अलग है, चाहे 2-3 प्रकार के एकलक हैं लेकिन उसको एक ही साथ मिलाकर जो बहुलक का निर्माण होता है तो क्या कहलाएगा? सह बहुलक कहलाएगा। ये किसके आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं? तो बहुलीकरण के आधार पर पढ़ रहे हैं। किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? बहुलीकरण। अब यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि सम बहुलक क्या है, तो लिखेंगे सम बहुलक वैसे बहुलक कहते हैं जिसमें समान प्रकार के एकलक भाग लेते हैं, और ये किस आधार पर बताया जाता है? तो बहुलीकरण के आधार पर इसको डिफाइन किया जाता है। तो इस चीज को आप लोगों को कंफर्म करना है। तो मुझे लग रहा है कि सम बहुलक और सहबहुलक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। एक बार इसको ध्यान से सुन लीजिए कि सम बहुलक वैसे बहुलक को कहते हैं जिसमें एक ही प्रकार के एकलक भाग लेते हैं, और सहबहुलक वैसे बहुलक को कहते हैं जिसमें एक से अधिक प्रकार के एकलक क्या होते हैं? भाग लेते हैं, और बहुलक का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सहबहुलक कहते हैं। अगला आता है कि संकलन बहुलक और संघनन बहुलक क्या है। संकलन मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, और संघनन मतलब होता है कि संघनन होना, मतलब जैसे बादल बोलता है तो संघनित होने से, मतलब एक दूसरे में काफी क्लोजली छिप जाना, ये होता है। मतलब शाब्दिक अर्थ की बात कर रहे हैं, लेकिन जब इसको हम डिफाइन कर रहे होंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो इस शब्द से ही काफी। संकलन बहुलक वैसे बहुलक कहते हैं जिसमें एकलक जो भाग लेते हैं पूर्ण रूप से एक दूसरे से क्या होते हैं? समावेशित नहीं होते हैं, बल्कि कुछ एकलक उसमें भाग तो लिए रहते हैं लेकिन एक दूसरे से क्लोजली मिल नहीं पाते हैं, लेकिन बहुलक बन गया रहता है। मतलब कि बहुलक में भाग लेने वाले पूर्ण एकलक या सभी प्रकार के एकलक पूर्ण रूप से एक दूसरे में समावेशित नहीं हो पा रहे हों और तभी बहुलक का निर्माण हुआ हो तो वो कहलाएगा संकलन बहुलक। और संगणन बहुलक का मतलब होता है कि जितने प्रकार के एकलक उसमें भाग ले रहे हैं, जितने प्रकार के एकलक उसमें शामिल किए गए हैं, उनका पूर्ण लोप हो जाता हो, लोप मतलब बिल्कुल विलुप्त हो जाता हो और एक नए प्रकार की संरचना का निर्माण करके बहुलक का निर्माण कर देता हो, तो इस प्रकार से बने बहुलक को संघनन बहुलक कहा जाता है। तो आप समझ चुके हैं इस बात को, यानी ये बातें यहां तक हमारा क्लियर हो गया। देखिए एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं, इसीलिए मैंने कहा कि इस वीडियो को काफी ध्यान से देखने की जरूरत है। आगे हम लोग आते हैं, अगला पॉइंट्स है कि इसको कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब लास्ट क्वेश्चन है कि अंतः आणविक बलों पर आधारित बहुलकों के प्रकार को बतावें। कभी कभी आता है कि प्रत्यास्थ बहुलक क्या है, रेसे बहुलक क्या है, सब अलग अलग पॉइंट में क्वेश्चन आता है, लेकिन मैंने इसमें क्या किया कि एक ऐसा क्वेश्चन बनाया जिसमें सारी प्रश्नों को इंक्लूड किया जा सके, जिसे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों को समझने का प्रयास किया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे कि अंतः आणविक बलों के आधार पर, अंतः आणविक बल किसे कहते हैं? जिसमें अणु
एक दूसरे से क्लोज होते हैं। एक बार आप लोग जानते भी होंगे कि ठोस के अंतराणिक बल ज़्यादा होता है, द्रव में उसमें थोड़ा सा कम होता है और गैस में बहुत ही कम होता है। तो अंतराणिक बल के आधार पर अगर ये देखा जाता है तो सभी ठोसों में बल जो होता है अंतराणिक बल एक समान नहीं होता है, बल्कि वो डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखना है कि अंतराणिक बलों के आधार पर बहुलकों के जो प्रकार हैं वो किस प्रकार से हैं और कैसे हैं, इसको समझना है। तो प्रत्यास्थ बहुलक, जी हाँ, इसको समझना है। प्रत्यास्थ बहुलक आपने कभी कभी देखा होगा कि रबड़ जो है इसका मुख्य उदाहरण है प्रत्यास्थ बहुलक का। ये ऐसे बहुलक होते हैं जिसके जो अंतराणिक बल होते हैं कम होते हैं, निम्न होते हैं, और इसको जैसे हम खींचते हैं रबड़ को तो लंबा हो जाता है और जैसे छोड़ते हैं फिर अपने पुराने स्थान पर चले जाते हैं। तो इसको डिफाइन जब करेंगे तो लिखेंगे कि प्रत्यास्थ बहुलक वैसे बहुलक कहते हैं जिसमें अंतराणिक बल निम्न होता है और उनकी संरचना खींचने पर या उनके अणु दूर दूर चले जाते हैं। खींचने पर, तनाव करने पर क्या हो जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं, लेकिन जैसे उनका तनाव को कम किया जाता है या तनाव को हटा दिया जाता है तो फिर अपने पुराने अवस्था में चले आते हैं। तो वैसे बहुलक को क्या कहा जाता है, प्रत्यास्थ बहुलक कहा जाता है। जैसे रबड़ हो गया, रबड़ को खींच दिए तो लंबा हो गया, लेकिन जैसे ही रबड़ को हमने क्या किया, छोड़ा, तो अपनी पुरानी अवस्था में वो चला आया, तो क्या हो गया, प्रत्यास्थ बहुलक हो गया। अब अगला आता है रेसे बहुलक या रेसे, फाइबर्स। अब देखेंगे इसको कि रेसे बहुलक क्या है। रेसे बहुलक में क्या होता है कि इसका अंतराणिक बल काफी ज्यादा मजबूत होता है, काफी स्ट्रांग होता है, तभी तो रेसे मतलब धागे जो होते हैं, रेसे या धागे, वो मजबूत होते हैं। आपने देखे होंगे कि आजकल बहुत सारे कृत्रिम बहुलकों के भी रेसे आ रहे हैं, जैसे लाइलॉन्स का, ये सब का, और कुछ माला को पिरोने के लिए उस धागों का प्रयोग किया जा रहा है जो टूटता नहीं है। पहले क्या हो जाता था कि सूती के धागों में बांधा जाता था, टूट जाता था। तो धागे जो आजकल कृत्रिम बहुलकों से बन रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, या जितने प्रकार के रेशे होते हैं उसका अंतराणिक बल प्रत्यास्थ बहुलक की तुलना में ज्यादा होता है, तभी वो पतले रेशे के समान बन पाता है। और पतले रेशे रहेंगे और उसका अंतराणिक बल ज्यादा मजबूत होगा तो वो टूट नहीं पाते हैं। तो इसलिए इसको डिफाइन करेंगे कि रेसे बहुलक वैसे बहुलक कहते हैं जिनका अंतराणिक बल ज्यादा होता है और वो मजबूत और टिकाऊ होते हैं। आगे आते हैं, और इन टिकाऊ रेशों से कपड़े, वस्त्र, बहुत सारी तमाम चीजें बन रही हैं, आप देख रहे हैं। आगे आते हैं, इसकी चर्चा भी हम लोग आगे करेंगे, है ना। ताप सुघट्य बहुलक क्या है और ताप दृढ़ बहुलक क्या है, दोनों एक दूसरे से काफी क्लोज हैं। एक चीज को समझेंगे तो दूसरा चीज ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ताप सुघट्य बहुलक वैसे बहुलक को कहते हैं जिसको उच्च ताप पर गर्म करने पर उनके अंतराणिक बल क्या हो जाते हैं, उनका अंतराणिक बल कम रहता है और उनको ताप सुघट्य और ताप दृढ़, तो कम ताप पर ही वो पिघल जाते हैं और पिघलने के बाद उनको मनचाहे सांचों में ढाल दिया जाता है। तो वैसे बहुलक क्या कहलाएंगे, ताप सुघट्य कहलाएंगे। और ताप दृढ़ का मतलब क्या हुआ कि वैसे बहुलक जिनको ज्यादा से ज्यादा ताप देने पर भी वो नहीं पिघल पाते हैं आसानी से, यानी काफी ज्यादा उच्च ताप और काफी मुश्किल से उनको पिघलाया जाता है, तो क्या हो जाते हैं, ताप दृढ़ बहुलक कहलाते हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि ताप सुघट्य बहुलक वैसे बहुलक को कहते हैं जिसको कम ताप पर या काफी आसानी से पिघलाकर कई सारे सांचों में या जिस तरह का सांचा में आप ढालना चाहते हैं उसको ढाल सकते हैं। लेकिन दृढ़ बहुलक को ढालना तो दूर, पहले उसको पिघलाना ही, उसको लिक्विड स्टेट में लाना ही बहुत मुश्किल होता है, तो वो दृढ़ बहुलक कहलाता है। तो जो आसानी से पिघल जाते हैं सुघट्य हो जाते हैं, और जो काफ़ी देरी से पिघलते हैं या नहीं पिघल पाते हैं क्या कहलाएंगे, दृढ़ बहुलक कहलाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने सारे कॉन्सेप्ट को बहुलक का आपको कंप्लीट यहाँ पे किया है, और इसको एक दो बार अच्छे से देख लेंगे तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं बहुलक से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं।